से मिलो। निधि, ये आरोही है, आज से ये हमारे साथ ही रहेगी यहीं पर। अच्छा आंटी, मुझे तो बेहद खुशी है। मैं अकेले थी अभी तक इस कमरे में। चलो अब तुम आ गई, कम से कम तो हम दोनों साथ मिलकर रहेंगे। आओ आरोही, तुम्हें तो काफी चोट लगी हुई है, लो मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने ना डॉक्टर से पूछकर कुछ दवाइयाँ ले ली हैं और लगा भी दी हैं, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आरोही, आज से तुम यही रहोगी निधि के साथ। मैं चलती हूँ, देखती हूँ तुम्हारे खाने पीने का कुछ इंतजाम करवाती हूँ। बैठ जाओ आरोही, बैठ जाओ, आराम कर लो। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है और तुम्हें काफी चोटें भी आई हैं। बैठ जाओ तुम। वैसे आरोही, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? और तुम इस हालत में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताओ, कहाँ की रहने वाली हो तुम? और ये सब आई एम सो सॉरी आरोही, मुझे लगता है मुझे तुमसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं बस तुम्हारे बारे में जानना चाहती थी। लगता है कि शायद मैंने तुम्हारी दुखती आंख पर हाथ रख दिया। कोई बात नहीं, भूल जाओ तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ रहा हो। आज से तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। माफ कर दो मुझे, मैंने तुम्हारे बारे में जानने के लिए तुम्हारे दुख को कुरेद दिया। नहीं, कोई बात नहीं। तुमने मेरे बारे में जानने के लिए ऐसा किया। मैं भी अपने बारे में कुछ छिपाना नहीं चाहती। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है मैं तुम्हें सब बताऊंगी। ऐसा किया मेरी सौतेली माँ ने कुछ पैसों की खातिर मेरा सौदा कर दिया। वो तो आज उस आदमी के साथ मेरी शादी भी करवाना चाहती थी, उससे पहले ही मैं वहां से भाग गई। मैं कहीं जाने लायक नहीं रह गई। मैं तो आत्महत्या करने जा रही थी जब आंटी मुझे मिली, वो मुझे यहाँ ले आई। मैं उन्हें माँ जी कहती हूँ, वो मेरे लिए मेरी माँ जैसी है। उन्होंने एक बार मेरी जिंदगी बचाई है। क्या? हे भगवान, ये आखिर सौतेली माँ ऐसी क्यों होती हैं? अरे डायन भी जो काम ना करे वो काम किया तो मेरी सौतेली माँ ने। खैर भूल जाओ ये सब कुछ, एक हादसा था जो गुजर चुका है तुम्हारी जिंदगी से। अब तुम अपनी जिंदगी की नए सिरे से नई शुरुआत करो। भूल जाओ ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी जिंदगी में। बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर। तुम्हें पता है, मेरी सौतेली माँ ने मेरे एक पाँव पर इतना जोर से मारा ना कि मेरे एक पाँव की हड्डी टूट गई और मैं जिंदगी भर लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगी। वो तो मेरी जान ही ले लेती, लेकिन उससे पहले ही मैं उसका घर छोड़कर भाग गई। और रास्ते में मुझे आंटी मिली, वो मुझे यहाँ पर ले आई। ऐसे ही बहुत सारी कमजोर और बेसहारा औरतों को उन्होंने शरण दी है और हम सब मिलकर एक हस्तशिल्प वाला काम करते हैं। पापड़ बनाते हैं और अचार बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं और उसे मार्केट तक बेचा जाता है, जिससे हमारा खर्चा चलता है। अब तुम भी यहाँ रहोगी, हमारे साथ रहोगी, हमारे साथ मिलकर काम करोगी। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ ना, उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में नया कदम बढ़ाओ। क्या यहाँ हम जैसी और भी लड़कियाँ हैं? हाँ, बहुत सी लड़कियाँ हैं। हम सबके साथ जिंदगी ने कुछ न कुछ धोखा किया है। बहुत सारी औरतें भी हैं जिन्हें उनके ससुराल वालों ने छोड़ दिया है, किसी के पति ने उन्हें छोड़ दिया है, कोई अपने घर से निकाल दी गई हैं। ऐसे ही मजबूर औरतों को मिलाकर हमारी ये संस्था बनी है और इस संस्था ने हमें सहारा दिया है। आंटी ने हमें सहारा दिया है और उनके द्वारा चलाए हुए इस हस्तशिल्प वाले काम से ही ना हमारा गुजारा होता है और हम एक इज्जत की और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तुम भी आज से हमारे साथ ही रहोगी। देखना, जीने की कला ना तुम भी सीख जाओगी धीरे धीरे। भूल जाओ ये सब कुछ जो तुम्हारी जिंदगी में हादसा हुआ, इसे एक हादसा समझकर भूल जाओ। चलो आओ, मैं तुम्हें थोड़े कपड़े देती हूँ, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो और आराम से रहो यहाँ पर। अपनी दवाइयाँ खाओ और ठीक हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं तुम्हें सबसे मिला दूंगी। मेरी ना समझी थी, जो मैंने तुम पर भरोसा किया, तुमसे प्यार किया, मेरी गलती थी। तुम भी बेवफा निकली औरों की तरह। जैसे मेरी माँ थी वैसे ही तुम भी निकली। दुनिया की सारी औरतें ना एक जैसी होती हैं। मुझे तो औरतों से नफरत हो गई है, नफरत। मैं किसी भी औरत पर अब कभी जिंदगी में भरोसा नहीं करूंगा। इस गांव ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मेरा यहाँ पर रहना कोई भी मायने नहीं रखता। अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। मैं ये गाँव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा शहर में, जाकर अपनी एक नई और अच्छी जिंदगी की शुरुआत करूंगा और इस गांव को और यहाँ के लोगों को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। 6 साल बाद
वाह, इस बार तो ये पापड़ काफी अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। इस बार ना इनकी मार्केट में डिमांड भी बहुत अच्छी है और मैंने ना कुछ कंपनियों से बात भी की है जो हमारे काम में हमारा सहयोग करना चाहती हैं और बदले में उन्हें हमें प्रॉफिट का 50% देना होगा। भगवान ने चाहा ना तो अगले कुछ महीनों में ना हमारे पास हमारी अपनी कंपनी होगी। फिर हमें किसी से पार्टनरशिप करने की जरूरत नहीं होगी। अपनी कंपनी की ओनर ना हम खुद होंगे। जल्दी ही हमारा ये हस्तशिल्प का छोटा सा बिजनेस ना पूरा एक अच्छी कंपनी बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ। वैसे भी आजकल ना घरेलू सामान की, घरेलू उत्पाद की और भारतीय चीजों की ना काफी बिक्री हो रही है और उनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आरोही, मुझे तो भाई बिजनेस का ज़्यादा आइडिया है ही नहीं, ना तो मैं बिजनेस ज़्यादा जानू ही। पर बस यही है कि अब बिजनेस वाला काम तो ही देख। मैं तो एक छोटा सा हस्तशिल्प का अपना काम चलाती हूँ जिससे कुछ औरतों को सहारा मिल सके। अब अगर तू इस हस्तशिल्प के बिजनेस को बिजनेस बनाना चाहती है, बड़ी कंपनी बनाना चाहती है, तो भाई ये तू ही कर सकती है। वैसे भी पढ़ाई लिखाई तो तूने की ही है काफ़ी अच्छे से, तो अब अगर तू अपना बिजनेस में हाथ आजमाना चाहती है तो फिर ठीक ही है। अरे निधि, तुझे क्या हुआ, तो इतनी दुखी क्यों है? अरे तेरी आरोही, तेरी बहन इतना बड़ा बिजनेस संभालने जा रही है, बड़ा बिजनेस करने जा रही है और तू इतना दुखी है क्यों? क्या हुआ बेटा? मैं भी चाहती थी कि मैं इन सब कामों में आरोही के साथ चल सकूं, पर भगवान ने तो मुझसे मेरा पैर ही छीन लिया ना। मेरा पैर ही नहीं है, एक पैर के सहारे ही अपनी जिंदगी काट रही हूँ। बिजनेस चाहे जितना भी बड़ा हो जाएगा, मेरा सहयोग तो हमेशा उतना ही रहेगा ना। काश मेरे पास भी मेरे दोनों पाँव होते तो मैं भी आरोही के साथ दौड़ धूप कर पाती, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाती। पर न तो मैं पढ़ाई ही कर पाई, कक्षा 5 फेल रह गई जिंदगी भर। आपने मुझे कितना पढ़ाना चाहा, पर मैं दोबारा पढ़ ही नहीं पाई। और ना ही तो मैं यहाँ पापड़ बनाने का काम, ना ही अचार मुरब्बे का काम, कोई काम ही कर सकती हूँ। मैं ही हूँ यहाँ पर जो किसी काबिल नहीं है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो निधि? भूल गई एक दिन जब मुझे किसी के सहारे की जरूरत थी, तब तुम ही मेरा सबसे बड़ा सहारा बनकर मेरे साथ खड़ी रही। तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे साथ जो किया, उसकी वजह से तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाई। पर अब हम हैं ना, हम तुम्हें आत्मविश्वास दिलाते हैं। हाँ, पढ़ाई लिखाई ही हर काम के लिए जरूरी नहीं होता। अगर तुम पढ़ाई लिखाई नहीं भी करना चाहती तो तब भी तो तुम जिंदगी में सक्सेसफुल हो। पापड़ की नई नई रेसिपीज बताना, अचार में नए नए तरह के प्रयोग करना जो बाजार में लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं, वो सब तुम्हारी ही सोच तो होती है। फिर तुम काबिल कैसे नहीं हो? तुम्हारी वजह से ही हमारा बिजनेस आगे बढ़ रहा है। मैं तो सिर्फ बिजनेस को बिजनेस के तौर पर आगे बढ़ाना चाहती हूँ, पर बिजनेस की असली बुनियाद ना ये है कि उसका सामान अच्छा होना चाहिए जिसकी हम बिक्री करें, और उस सामान की क्वालिटी ना तुम बनाती हो। इसलिए तुम इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी हो, समझी? अब आइंदा से ऐसा कभी मत कहना। और एक पाँव नहीं है तो क्या हुआ, एक पाँव के सहारे तो तुम पूरी दुनिया में घूम सकती हो ना, अपने सारे काम खुद से करती हो ना, तो तुम लाचार कैसे हुई? माँ जी, आज बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग रखी है। देखती हूँ कहीं कोई बड़ा इन्वेस्ट करने वाला मिले तो हमारी कंपनी भी आगे जा सके। बस उसी के लिए मीटिंग करने जा रही हूँ। आप लोग भगवान से दुआ करिएगा कि कोई अच्छा इन्वेस्टर मिल जाए मुझे। मेरी तो भगवान से बस यही दुआ है, तुम सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, इस बिजनेस को आगे बढ़ाओ। मजबूर, बेसहारा और लाचार औरतों के लिए ये बिजनेस खड़ा किया था मैंने। ये बिजनेस हम जैसी औरतों का सहारा बन सके, इसलिए ये बिजनेस खड़ा किया था मैंने। और भगवान ने चाहा ना तो तुम इसे आगे तक लेकर जाओगी। एक दिन ना ये बिजनेस बहुत लंबी ऊंचाइयां छुएगा और हर बेसहारा औरत को सहारा बनेगा। अभी तो 11 ही बज रहे हैं, पर मैं अभी ही चलती हूँ। मीटिंग तो 2 बजे की है, पर ना जाने ही इन्वेस्टर्स कैसे होंगे, उन्हें एक बार देखना और समझना भी तो होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने को ही ना तैयार हो, फिर मैं इस बिजनेस को आगे तक लेकर कैसे जाऊंगी? मैं उनके सामने अपनी कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं दिखा सकती, इसलिए मुझे जिम्मेदारी के साथ वहाँ जाना होगा और टाइम से पहले ही पहुँचना होगा। एक काम करती हूँ, अभी ही निकल आती हूँ, अभी ही निकल जाती हूँ, जिससे रास्ते में कोई ट्रैफिक वाली समस्या ना हो। यार रोहित, समझने की कोशिश कर। बॉस ने कहा है कि ये मीटिंग अटेंड करने तुझे ही जाना है। अरे हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं और कंपनी में हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है ना, ये हम निर्धारित करेंगे, और इसलिए बॉस ने चुना है तुझे। तू दिमागदार है, माइंडेड इंसान है, तो तू जाना क्यों नहीं चाहता भाई? अरे चलना 2 मिनट के लिए, मीटिंग बस स्टार्ट होने ही वाली है। मुझे नहीं जाना किसी औरतों के बिजनेस की बात सुनने,
औरतों के पास दिमाग नहीं होता है, उनके अंदर गद्दारी कूट कूट कर भरी होती है। औरतों से मुझे सख्त नफरत है और मैं किसी हस्तशिल्प का मेला लगा हुआ देखना नहीं जाना चाहता, समझा तू? वो जो भी है वो देहातन गवारन, उससे जाकर कह दे कि हमारी कंपनी उसके में इन्वेस्ट नहीं करेगी, हमारी कंपनी की ओर से किसी और को जाने की जरूरत ही नहीं है। कह देना बॉस को कि हमें बिजनेस ठीक नहीं लगा, मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, बात खत्म। अरे मुझे समझ नहीं आता तुझे औरतों से इतनी नफरत क्यों है यार। अरे तूने यहाँ तक केबिन भी अपना किसी औरत के बगल नहीं रहने दिया। अरे यार औरतें हैं, आदमी हैं, यही तो इस दुनिया का सृष्टि का नियम है। तू क्या सृष्टि का नियम ही बदल देगा? भाई मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे कैसे तू ऐसा इंसान है। अरे ये भी तो सोच कि तूने भी तो जन्म किसी औरत से ही लिया होगा ना, तेरी माँ एक औरत ही तो रही होंगी। खबरदार जो तूने मेरी माँ का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, यही जिंदा दफन कर दूंगा मैं तुझे, समझा तू? तुझे बहुत शौक लगा है ना उस बिजनेस मीटिंग में जाने का, तो चला जा, जाकर इन्वेस्ट कर दे उन औरतों के बिजनेस में। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उन औरतों में ना ही उनके बिजनेस में, समझा तू? औरतें जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती हैं सिवाय धोखा देने के और दगाबाजी करने के। जब अपने बारे में सोचने की बारी आती है ना, तो वो बाकी सबको भूल जाती हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। वो जिंदगी में वही करती हैं जिससे उन्हें खुशी मिलती है, समझा तू? औरत कैसी होती है ना, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और मुझे उस मीटिंग में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो बिजनेस एक औरत ने खड़ा किया हो वो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कैसा हो सकता है, समझा तू? न जाने ही तो ऐसा क्यों है यार। मैं तो जा रहा हूँ, बॉस से ही जाकर डायरेक्ट बोल दूंगा मैं, जो भी तू कह रहा है। तू जाने तेरा काम, मुझे तुझसे मार नहीं खानी है। इन्हीं सब हरकतों की वजह से औरतों को छोड़ो, आदमी भी तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है। मैं ही एकलौता दोस्त हूँ जो तुम्हारे साथ डांट मार खाकर भी जुड़ा रहता हूँ। न जाने ही क्यों तुमसे मैं इतना जुड़ाव महसूस करता हूँ, अपना अच्छा दोस्त समझता हूँ। वरना तुम्हारी जैसी हरकतें हैं ना कि तुम्हें छोड़कर तो हर कोई चला जाए, अकेले रह जाओ अपनी जिंदगी में। रोहित, ये मैं क्या सुन रहा हूँ रोहित, कि तुम उस बिजनेस मीटिंग में नहीं जाना चाहते जिस बिजनेस मीटिंग में मैं तुम्हें भेजना चाहता हूँ। इन्वेस्ट करना हमारी कंपनी के लिए कितना जरूरी है नए बिजनेस में, ये तुम अच्छे से जानते हो ना। कल को अगर किसी और कंपनी ने इन्वेस्ट किया और वो बिजनेस आगे तक गया तो मुनाफा उस कंपनी को होगा। तुम क्या हमें नंबर 2 पर देखना चाहते हो? जब से हमारी कंपनी से जुड़े हो तब से तुमने हमारी कंपनी को आगे तक ही पहुंचाया है। इसीलिए मैं तुम्हें चाहता था कि तुम उस कंपनी में जाकर देखो, उस मीटिंग में अटेंड करो उस मीटिंग को और समझो उस बिजनेस को। और तुमने साफ साफ इनकार कर दिया, तुमने मेरी बात को मना कर दिया। रोहित, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे पर्सनल मैटर्स हमारी कंपनी के काम के आड़े नहीं आने चाहिए। काम और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखो, समझे? औरतों को लेकर तुम्हारी क्या नियत है, तुम क्या समझते हो उन्हें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये बात अच्छे से समझ लो कि बिजनेस में औरत और आदमी एक साथ मिलकर चलते हैं, इसलिए तुम्हें वो मीटिंग अटेंड करने जाना ही होगा, समझे तुम? और मैं ना नहीं सुनना चाहता। देख रहा है, बोला था ना कि औरतें कैसी होती हैं, गैर जिम्मेदार। देख ले, हरकतें शुरू हो गई। 2 बजे की मीटिंग है और 2:15 हो रहे हैं और अभी तक मैडम को फुर्सत नहीं मिली। यूं ही रोज आकर यहाँ खड़े रहो इनके लिए लाइन लगाकर। ये तो क्योंकि कहीं की मल्लिका है ना कि जब इन्हें टाइम मिलेगा तब चली आएंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ औरतों के साथ कोई बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। पर बॉस ना बेकार में ही मुझे परेशान करके मेरा दिन खराब कर दिया उन्होंने। अपने बिजनेस पर अपने काम पर बैठा होता तो आज कंपनी का कितना फायदा करा दिया होता मैंने। और यहाँ आकर क्या हासिल हो रहा है? ये मल्लिकाए आजम का इंतजार कर रहे हैं। देख रहे हो कितनी बाहर लंबी भीड़ लगी हुई है इन्वेस्टर्स की। इन सब का टाइम खराब कर रही है वो एक अकेली औरत। अरे यार जस्ट चिल डाउन, तुझे भी समझना चाहिए, वो भी किसी न किसी मजबूरी में फंस गई होगी। अरे कोई भला समय से क्यों नहीं आएगा, और वो भी तब जब बात उसके फायदे की हो। वो भी तो कंपनियों का इन्वेस्ट अपने कंपनी में कराना चाहती है, तो फिर वो भला जानबूझकर लेट क्यों करेगी? तू भी ना बहुत जल्दी ही गुस्से में आ जाता है। हम भी तो एक कंपनी की मीटिंग में गए थे, वहां पर एक आदमी को इन्वेस्ट की जरूरत थी और वहां पर तूने 1-1.5 घंटे तक इंतजार कर लिया था। तब तो नहीं बोला था ये? एक औरत के लिए ही सारी मुसीबतें, औरत के लिए ही सारी गालियां क्यों हैं तेरे लिए? हाँ, ओह, लगता है कि यही लोग इन्वेस्टर्स हैं। बाहर भी कितने लोग बैठे हुए हैं। मुझसे ही लेट हो गई, निकली तो जल्दी ही थी पर रास्ते में वो एक एक्सीडेंट हो गया था और उन लोगों को समय से हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। उसमें एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी माँ कितना रो रही थी। अब क्या ही कहूँ, इन लोगों से कहूँगी तो बेकार में ही बहाने जैसा लगेगा। इनसे कुछ कहने से अच्छा है कि मैंने सिंपल सॉरी ही बोल देती हूँ। हेलो सर, एक्सक्यूज़ मी, आई एम सो सॉरी। मेरी वजह से आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा 20 मिनट के लिए। आपका 20 मिनट खराब होने के लिए आई एम सो सॉरी। ये आवाज तो आरोही? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आरोही यहाँ? रोहित। ओह, तो अपने
तरक्की के बल पर यहाँ तक पहुंच ही गई तुम। हाँ, जिस हिसाब के तुम्हारे लक्षण थे, यहाँ पर पहुंचना तो तुम्हारा बनता ही था। मुझे बुरा नहीं लगा ये देखकर कि तुम इस पोजीशन तक आ पहुंची हो, बिल्कुल भी। और ना ही आश्चर्य हुआ कि यहाँ तक तुम कैसे पहुंची। मुझे अच्छे से पता है कि कैसे पहुंची। एक औरत अगर बिजनेस में तरक्की करती है ना, तो वो कैसे करती है, ये मुझे अच्छे से पता है। और तुम्हारे केस में तो मैं बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ। रोहित, सर, मैं यहाँ तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। इन्वेस्टर है हम लोग। और बाहर जिस हिसाब से भीड़ लगा कर रखी है ना तुमने, मुझे लगता है कि इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने की तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं थी, जब तुम्हें समय पर आना ही नहीं था। तो हम सब अपना अपना बिजनेस करते रहते हैं, कोई खाली यहाँ फ्री नहीं बैठा रहता तुम्हारे लिए। जो तुम इस तरीके की हरकतें करती हो गैर जिम्मेदाराना। वैसे एक औरत हो ना, एक औरत से और उम्मीद ही क्या कर सकता हूँ। जिंदगी भर दगाबाजी और बेवफाई के अलावा तुम लोगों को और आता ही क्या है। आई एम सो सॉरी सर। आप चलिए, आप मीटिंग रूम में चलिए। मैं बस तुरंत मीटिंग स्टार्ट ही करवाती हूँ। आधे घंटे का लेट हो गया। आई एम सो सॉरी सर। मैं समझती हूँ आपके समय की कीमत, पर आपने औरतों के विषय में जो कुछ भी कहा ना, प्लीज अपनी सोच बदलिए। औरतें हमेशा ऐसी नहीं होती। हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी रही हो। मजबूरी नहीं, आदत होती है औरतों की बेवफाई करने की, दगाबाजी करने की। जहां अपना फायदा देखती है ना, वहां अपना फायदा उठाने के लिए ना दूसरे की तो गर्दन तक उड़ा देंगे। मैं अच्छे से जानता हूं औरतों को। तुम्हें मुझे सच्चाई बताने की जरूरत नहीं है। मजबूरी, ऐसे ही मजबूरी रहती है लोगों की। और उनकी मजबूरी के चक्कर में ना दूसरे लोग जिंदगी भर का दुख भुगतते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मीटिंग स्टार्ट कराओ, मैं अपना मीटिंग खत्म करूं, मुझे जाना भी है। मेरे पास बहुत काम है, तुम्हारी तरह फालतू नहीं बैठा हूं, समझी। जी, आप मीटिंग रूम में चलिए, मैं बस आ रही हूँ तुरंत। रोहित, तुम मेरे बारे में इतना गलत सोचते हो, मुझे इतना गलत समझते हो। औरतों की सोच बदल ली तुमने मेरी वजह से। मैं सब अच्छे से जानती हूँ, पर मैं तुम्हें कुछ सच्चाई बता भी नहीं सकती। कोई फायदा नहीं है ना, तो मैं तुम्हें बताकर दुखी ही करना चाहती हूँ। अच्छा ही है, तुम मुझसे नफरत करो। वैसे भी अब मेरा और तुम्हारा जिंदगी में कभी कोई साथ नहीं हो सकता। अच्छा ही है, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि तुम तो औरतों से ही नफरत करते हो। और उस नफरत की सबसे पहले सीढ़ी पर ना मैं खड़ी हूँ। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। काश कोई और इन्वेस्टर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे। मैं बस अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहती हूँ। रोहित, मैं तुम्हारी जिंदगी से चले जाना मेरे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण था, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश करूंगी ना, तो मैं तुम्हारा दुख बन जाऊंगी। इसलिए मैं तुम्हें इसी हालत में वापस छोड़ रही हूँ। मैं तुम्हें कभी सच्चाई नहीं बताना चाहूंगी, कभी भी नहीं। यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से जाते टाइम तो उस लड़की पर इतना गुस्सा था, न जाने ही क्या क्या अनाप शनाप उसे सुना रहा था। उसके बाद तूने ही उसकी कंपनी में सबसे बड़ा इन्वेस्ट किया। अरे और भी कंपनी वाले इन्वेस्ट कर रहे थे, उनसे बढ़ा चढ़ाकर तुमने इन्वेस्ट कर दिया। भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। तो मुझे कुछ बताएगा भी। तू तो कह रहा था मैं 1 रुपए नहीं इन्वेस्ट करूंगा औरतों की कंपनी में, और फिर। रोहित, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी कंपनी में इतना बड़ा इन्वेस्ट किया। मैं तुम्हें बता नहीं सकती तुमने कितनी बेसहारा औरतों को सहारा दे दिया है। रोहित, अपना देखना, बहुत सारी औरतों की जिंदगी बदल जाएगी, उनकी जिंदगी सुधर जाएगी। रोहित सर, समझी, तुम्हारी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, खुद को बेच नहीं दिया है। जो बोलोगी सो मन में आएगा वही बोल दोगी। रोहित क्या कर रही हो? तुम्हारा कोई दोस्त हूँ? तुम्हारा कोई यार हूँ मैं? हाँ, तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तुम्हारा बॉस हूँ मैं। और मुझे ना सिर्फ प्रॉफिट की उम्मीद है, समझी। अगर प्रॉफिट नहीं मिला तो फिर समझ लेना कि तुम्हारी कंपनी से मेरी कंपनी का जो टाई अप है ना, वो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ बिजनेस के लिए आया था, और मैं अपना बिजनेस का फायदा देखकर ही इन्वेस्ट करता हूँ, समझी। तुम्हारी कोई शकल देखकर इन्वेस्ट नहीं किया है मैंने। आई एम सो सॉरी रोहित सर। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, समझ नहीं आ रहा क्या। रोहित जितना औरतों से नफरत करता है, उनमें सब में इस लड़की से तो कुछ ज्यादा ही करता है। और ये लड़की उसे पलटकर कोई जवाब नहीं देती। जिस हिसाब की वो बातें करता है ना कि कोई और औरत हो तो 2 थप्पड़ लगा दे उसे, पर ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, ऊपर से रो भी रही है। खाली इतना सी बात तो नहीं हो सकती कि रोहित उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। हो ना हो, कोई बात तो जरूर है जो रोहित मुझे नहीं बता रहा है, और ये इन दोनों की आपस की बात है। खैर, जो भी हो, भगवान करे कि सब ठीक हो, कंपनी बढ़िया से चलती रहे, बस मुझे और क्या ही चाहिए। वो लोग ना हमारी बिजनेस में 75% तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे, और देखना इससे हमारा बिजनेस ना नई ऊंचाइयां छुएगा, नई ऊंचाइयां। जल्दी ही हम अपने बिजनेस की ब्रांच और कई शहरों में भी खोल सकेंगे, और भी औरतों को काम मिल सकेगा, और भी लोगों की जिंदगियां सुधर सकेंगी। वाह, ये तो बेहद खुशी की बात है।
मैं जाती हूँ, माता रानी को प्रसाद चढ़ा कर आती हूँ। मैंने भी माता रानी से मन्नत मांगी थी कि भगवान तुम्हारे काम में तुम्हें सफलता दे। मैंने कभी इतना बड़ा सोचा ही नहीं था। हमेशा इस घरेलू कुटीर उद्योग को बस ऐसे ही समझ लिया था। तुमने तो इसे पूरा कंपनी और बिजनेस बना दिया। मैं जाती हूँ, माता रानी का धन्यवाद करके आती हूँ। सच में तो इतना बड़ा काम करेगी मैंने कभी अरे क्या हुआ, तो इतनी उदास क्यों हो गई आरोही? क्या हुआ? माँ जी, मैं आज उससे मिली। वो वही है जो हमारी कंपनी में 75% तक का इन्वेस्टमेंट करवा रहा है अपनी कंपनी से। माँ, वो रोहित। पर आपको पता है माँ जी, सब कुछ बदल चुका है। बचपन में वो मुझसे जितना प्यार करता था ना, उसकी 4 गुना नफरत अब वो मुझसे करता है। मुझसे क्या, उसने दुनिया की सभी औरतों से नफरत करना सीख लिया है। अब वो सभी औरतों से नफरत करता है। उसकी नज़र में औरतों से बेकार और घटिया चीज दुनिया में कोई नहीं हो सकती। मैंने उसकी सोच बदल दी, उसकी जिंदगी बदल दी। और मैं सब कुछ जानते हुए भी उसे सच्चाई तक नहीं बता सकती। कितनी बदनसीब हूँ मैं। और अब तो ऐसा हो गया है कि अक्सर ही मुझे उसका चेहरा देखना होगा और उसे मेरा। इससे बड़ी सजा हम दोनों के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती। आरोही, मेरे हिसाब से तुझे उसे सच्चाई बता देनी चाहिए। उस दिन के हादसे को वो तेरा दिया हुआ धोखा समझ रहा है। उसे क्या पता कि तू उस दिन वहां पर क्यों नहीं पहुंची, क्या हुआ तेरे साथ। देख आरोही, मेरे ख्याल से उसे सच्चाई बता देनी चाहिए। उसने तुझसे प्यार किया था, उसका अधिकार है सच जानने का। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसे क्या कहूंगी। मेरा किया हुआ वादा, सब कुछ टूट चुका है, सब खत्म हो चुका है। क्या बताऊंगी मैं उसे? मेरे पास है ही क्या उसे देने के लिए? जो भी था सब खत्म हो चुका है। मैं अब उसके लायक नहीं हूँ। और सच्चाई यही है कि जिंदगी में मेरी बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। मैं बस अपनी जिंदगी ऐसे ही अलग काट लेना चाहती हूँ। मैं उसे बताकर दुखी नहीं करना चाहती। अच्छा है वो मुझसे नफरत करता है, इसी नफरत के सहारे वो अपनी जिंदगी काट लेगा। पर अगर मैंने उसे सच्चाई बता दी ना, तो उसे जो दर्द होगा ना, न वो उस दर्द में जी पाएगा न मर पाएगा। और मैं उसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहती। मैं जानती हूँ मुझ जैसी लड़की से शादी करने का अगर उसने कोशिश भी किया ना, तो क्या परिणाम होगा ये आप भी अच्छे से समझती हैं। मुझे ना दुनिया ना समाज कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। मैं बस ऐसे ही अपनी जिंदगी जी लेना चाहती हूँ, किसी के माथे का कलंक नहीं बनना चाहती। आरोही, जब बिजनेस करना आता नहीं है तो बिजनेस करने चलती क्यों हो तुम औरतें? समझ में नहीं आता। अपने साथ साथ हमारा भी नुकसान करवा रही हो। हाँ, 75% का इन्वेस्टमेंट किया है तुम्हारी कंपनी में, और ये सब क्या चल रहा है? हाँ, जहां माल की डिलीवरी देनी होती है वहां पर माल समय पर नहीं पहुंचाती हो। जब काम नहीं करना था तो बिजनेस की शुरुआत क्यों की? और कहाँ गई वो तुम्हारी लीडर? हाँ, उसे जब कोई काम करना नहीं था तो उतनी बड़ी बड़ी बातें क्या कर रही थी मीटिंग हॉल में? हाँ, तुम लोगों की वजह से हम लोग अपना नुकसान करवाएं। हाँ बेटा रोहित, शांत हो जाओ। मुझे लगता है जिस तरीके से तुम औरतों की बातें कर रहे हो ना, औरतों के विषय में जो तुम्हारी सोच है ना, कि तुम रोहित ही होगे। बेटा, तुम जिस समय की बातें कर रहे हो ना, वो सिर्फ एक बार की बात है, और वो भी माल डिलीवरी करने में लेट इसलिए हुआ क्योंकि एक औरत जो यहाँ पर काम करती है, उसका पति शराबी था। उसने आकर सारा माल खराब कर दिया। यहाँ बहुत हो हल्ला किया था, हमने पुलिस भी बुलाई थी, उसे अरेस्ट भी करवाया, पर माल खराब हो गया था। हम खराब माल बेचकर अपना नाम नहीं खराब करना चाहते थे, इसलिए माल को दोबारा से तैयार करवाया जा रहा है। बस उसी में थोड़ा सा डिले हो गया। बेटा, समझने की कोशिश करो। बेटा बेटा मत कहना मुझे, मैं किसी का बेटा बेटा नहीं हूँ, समझी तुम? बढ़िया ही, काम करना आता नहीं है, बस दूसरों को बेटा बाप बना लो, उसी से अपना काम निकाल लो। मैं यहाँ किसी का बाप और बेटा बनने नहीं आया हूँ, समझी तुम? चुपचाप से अपना, मैं जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, वो इन्वेस्टमेंट मैं वापस लेने आया हूँ। तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करना ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मेरे बॉस मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं अपने बॉस का भरोसा नहीं टूटने दे सकता। जैसे ही मुझे पता चला तुम लोगों को बिजनेस का सलीका ही नहीं आता, तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट वापस लेने आया हूँ। कहाँ गई वो तुम्हारी लीडर? बुलाओ उसे अभी के अभी। मैं इन्वेस्टमेंट रद्द करने के कागजात पर उसकी साइन लूंगा। बस रोहित सर, अभी तक आपकी बहुत इज्जत और बहुत सम्मान किया है, पर उसका ये मतलब नहीं कि आप बेइज्जती करते करते ये भी भूल जाएं कि कौन आपसे बड़ा है और कौन आपसे छोटा। ये उम्र में आपसे बड़ी है, आपके माँ की ओहदे पर है, और आप इनसे इस तरीके से बातें कर रहे हैं। जो भी मैटर हुआ ना, अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, इन्वेस्टमेंट वापस लेना है, आप मुझसे कहिए। आप इन्हें इस तरीके से परेशान नहीं कर सकते। औरतों का बिजनेस है ये समझकर अगर आप हम लोगों के ऊपर रौब दिखाने आए हैं ना, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते ना, तो कोई और इन्वेस्ट करता। भले ही 75% का ना होता,
कम ही का होता, पर हो तो जाता। आपकी वजह से हमारा भी नुकसान हुआ है, हम अपना नुकसान तब पर भी कबूल करते हैं। आपकी तरह चिल्लाने की आदत नहीं है हमें। मैं इन्वेस्टमेंट रद्द करने के कागजात पर साइन करने को तैयार हूँ। आप अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लीजिए, पर इस तरीके से हम अपने काम करने वाली औरतों की और हमारी माँ जैसी हमारी माँ जी की बेइज्जती हम एकदम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे आप? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ जैसी माँ जी की बेइज्जती हर किस बर्दाश्त नहीं करूंगी। भले ही मेरा ये बिजनेस ना बन पाए, रहे एक छोटा सा गृह उद्योग बनकर ही, पर मुझे अपने घर काम करने वाली औरतों की और माँ जी की बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। उस गृह उद्योग और शिल्प उद्योग की मालकिन आप लोग ही हैं क्या? मुझे यहाँ पर काम दे दीजिए मैडम। मैं 4 दिन से भूखी हूँ, मैंने खाना भी नहीं खाया है। मैडम प्लीज बहुत मुश्किल से आप लोगों का पता लगाते लगाते यहाँ पर आई हूँ। मैं यहाँ पर काम करने को तैयार हूँ। मुझे तनख्वाह भी नहीं चाहिए, बस 2 टाइम की खाना रोटी दे दीजिएगा मुझे। रोहिणी, तुम यहाँ? क्या हुआ रोहिणी, तुम यहाँ और इस हालत में? और माँ कहाँ है? तुम अकेले? अरे प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी माँ ने जो गलती की थी ना, उसकी सजा मैंने भुगती आ रही। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और मैंने भी उस गलत के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई, उल्टा उनका साथ दिया। अरे मुझे माफ कर दो। जब तुम लल्लन से शादी करने के बजाय उस गांव से भाग गई ना, तो मैं और माँ भी उस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। मैं माँ के साथ उनके भाई अपने मामा के घर पर चली गई थी। हम दोनों वहीं पर रह रहे थे। माँ ने मेरी शादी एक अच्छे घर में करवाई थी। फिर माँ के सारे गहने मामी ने लूट लिए। उसके बाद मामा मामी ने धक्के देकर माँ को घर से बाहर निकाल दिया। माँ मुझसे मिलने आ रही थी, रास्ते में एक नाले में गिरकर उनकी मौत हो गई। और जिस घर में मेरी शादी की थी उन्होंने, वो लोग रोज दहेज के लिए मुझे दिन रात मारते पीटते थे। मामा मामी से मैंने बात की तो उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। कोई नहीं रह गया था मेरे। रोज रोज मार खाते खाते तंग आ गई थी मैं। फिर एक दिन मैं उस घर से भाग गई और पता करते करते आज यहाँ पहुंची हूँ। तुम यहाँ? मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था आरोही, मुझे इस बात का एहसास हुआ, पर मैं अब कुछ कर नहीं सकती थी। बहुत बुरा हुआ था तुम्हारे साथ। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम मेरी बहन थी, सौतेली ही सही। मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, पर मैंने माँ के गलत कामों में उनका साथ दिया। आज माँ इस दुनिया में नहीं है, पर उनके किए हुए कर्मों को ना मैं अभी तक भुगत रही हूँ। 4 दिन से भूखी हूँ, खाने को कुछ नहीं मिला है। किसी तरह भटकते भटकते लोगों की बुरी नजरों से बचते बचाते यहाँ तक पहुँची हूँ। सोचा था अगर आज यहाँ का पता नहीं मिला ना, तो कहीं नदी नाले में कूदकर अपनी माँ की तरह मैं भी अपनी जान दे दूंगी। आरोही तुम मुझे मिल गई। प्लीज आरोही मुझे माफ कर दो। प्लीज आरोही मुझे बचा लो। 1 मिनट, तुम कह रही हो कि इसके साथ उस दिन गलत हुआ था? क्या हुआ था इसके साथ? मैं तुमसे मिला था ना रोहिणी, मैंने तुमसे पूछा भी था, तब तुमने मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई थी? आखिर सच्चाई क्या है? मेरा जानना जरूरी है। रोहिणी इधर देखो मेरी ओर, मुझे बताओ। मैं रोहित, पहचाना मुझे तुमने? रोहित? सुना नहीं तुमने? उसे भूख लगी है, मैं उसे खाना खिलाने ले जा रही हूँ। हटो रास्ते से, समझे? और तुम्हारे वो बिजनेस वाले पेपर में साइन करके तुम्हें भेज दूंगी। तुम जाओ यहाँ से, समझे? नहीं आरोही, उसे सच बोलने दे, एक बार उसे बता लेने दे बेटा। आज जो बोझ है ना तेरे दिल पर, सबके दिल पर, वो बोझ खत्म हो जाने दे। सच कभी छिप कर नहीं रहता, आज नहीं तो कल रोहित के सामने आ ही जाएगा। आने दे उसे उसके सामने, बोलने दे उसे। बोल रोहिणी, बोल बेटा, कम से कम आज तो सच्चाई बोल दे अपने मुंह से। रोहित प्लीज मुझे माफ कर दो, पर आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई सच सच बताऊंगी। अब मुझे अपने दिल पर कोई बोझ नहीं रखना। रोहित, माँ ने पिताजी से कहकर ललन से 10,000 रुपए उधार लेवाए थे। पिताजी के मरने के बाद माँ जानबूझकर वो पैसे ललन को नहीं दे रही थी। ललन दिन रात हमारे घर को घेर रहा था। ललन ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा और जबरदस्ती मुझे उठा ले जाने की बात कही, तो उस पर माँ ने उन 10,000 रुपयों के बदले मैं तुमसे कैसे कहूँ, माँ ने क्या किया? उन 10,000 रुपयों के बदले उन्होंने आरोही का सौदा ललन के साथ कर दिया। और वो ये बात अच्छे से जानती थी कि आरोही कभी भी ललन से शादी करने के लिए हाँ नहीं कहेगी, इसलिए उन्होंने ही उस दिन रात को कोठरी में, उस झोपड़ी में आरोही के साथ ललन को भेज दिया था। उस दिन आरोही उस झोपड़ी में अकेली थी और माँ ने ही ललन को वहाँ पर भेज दिया था। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना, पर मैं कुछ नहीं कर सकी क्योंकि मेरी माँ ने मेरे हाथ पांव बांध रखे थे। उन्होंने मुझे मना किया था। गलती मेरी है, मैं जानती हूँ। इतना बड़ा पाप और अनर्थ होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा, पर मैं कुछ नहीं कर सकी। उल्टा जब तुम आए आरोही के बारे में पूछने, तो मैंने तुमसे झूठ कहा। ललन
की वजह से ये सब कुछ हुआ। ललन ने ये सब कुछ किया था। आरोही की इसमें कोई गलती नहीं थी। वो बेचारी तो सिर्फ सब कुछ भुगती है। वो तो निर्दोष है। निर्दोष होते हुए भी उसे हमेशा सजा मिली है। क्या इतना सब कुछ हो गया और मैं आरोही को ही गलत समझता रहा? मैं कभी इस क्यों नहीं सोच पाया? मैंने कैसे आरोही पर से अपना भरोसा खो दिया? कैसे मैंने ये सोच लिया कि आरोही ऐसा कुछ कर सकती है? उसके साथ इतना कुछ हुआ और मैं हमेशा उसे ही दोषी समझता रहा। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? कैसे कैसे मैंने इतना सब कुछ कर दिया? कैसे? गलती मेरी है। मैंने आरोही पर भरोसा कैसे नहीं किया? ये मुझसे क्या हो गया? आरोही, वो चंदरपुर गांव ना हमारे लिए था ही मनहूस। उस गांव ने हमसे हमेशा सब कुछ छीना ही। कभी हमें कुछ भी नहीं दिया। चंदरपुर गांव? ये तुम क्या कह रही हो? चंदरपुर गांव के हो तुम लोग? वहाँ पर एक कैलाशनाथ रहते थे। तुम लोग उनको जानते हो क्या? उनका एक बेटा था, उसका नाम भी रोहित था। क्या तुम लोग उसे जानते हो? हाँ माँ जी, रोहित के पापा का नाम है कैलाशनाथ। ये उन्हीं का बेटा है। ये ही रोहित है। क्या तुम कैलाशनाथ के बेटे हो? मतलब कि तुम मेरे रोहित हो। तुमसे मिलने के लिए मैं कितने समय तक तरसती रही। इतने सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ। मैंने तो तुमसे मिलने की कभी उम्मीद भी खो दी थी। रोहित, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। वो तो मुझे बचपन में ही अकेला छोड़कर चली गई थी, हमेशा हमेशा के लिए। उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। एक दिन में जिंदगी मुझे इतने सारे झटके नहीं दे सकती। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सब गलत है, झूठ है। ये झूठ नहीं है बेटा, ये झूठ नहीं है। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया था क्योंकि वो एक शराबी थे। उन्होंने मेरे जाने के बाद से शराब पीना नहीं शुरू किया था। उन्होंने तो तब से शराब को पीना शुरू कर दिया था जब मैं उनके साथ थी। मैं उन्हें हमेशा रोकती थी। घर में खर्चे पूरे नहीं पड़ रहे थे। तुम भूखे रहने लगे थे। अपने परिवार का पेट पालने के लिए कुछ करना चाहती थी, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी, तो तुम्हारे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया। उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं खुद 2-3 हफ्तों तक केवल पानी पीकर रह रही थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकी। महीनों भर बाद जैसे तैसे करके मुझे एक जगह पर काम मिला। तब मैं गई थी तुम्हें वापस लाने, लेकिन उस आदमी ने मुझे तुमसे मिलने तक नहीं दिया। मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया। मैं करती भी क्या? उस समय मैं एक मजबूर लाचार औरत थी जो मुश्किल से खुद के खाने का इंतजाम कर पा रही थी। मैं तुम्हें अच्छी परवरिश नहीं दे पाती बेटा, इसलिए फिर मुझे तुमसे अलग होना पड़ा, तुमसे दूर होना पड़ा। फिर मुझे पता चला कि वो तुम्हें लेकर चंदरपुर गांव चला गया है। मैंने वहाँ ढूंढने की तुम्हें बहुत कोशिश की, पर मैं तुम्हें कभी पा नहीं पाई बेटा, कभी नहीं पा पाई। तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी मेरे लाल। तुम मुझे अपनी माँ स्वीकार करो चाहे नहीं, पर सच्चाई यही है कि तुम मेरे बेटे हो। मैंने तुम्हें जन्म दिया है और आज तक तुम्हें देखने के लिए सिर्फ तड़पती रही हूँ मैं। मुझे माफ कर दो माँ, मैं आपका बेटा हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। मैं हमेशा उसी नफरत को जीता रहा जो पिताजी ने मेरे दिमाग में भरी, मेरे दिल में भरी माँ। मैंने कभी सच्चाई तक पहुँचने की कोशिश ही नहीं की, आपको ढूंढने की भी कोशिश नहीं की माँ। सारी गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो माँ। मैंने तो पूरी औरत समाज से ही नफरत शुरू कर दी थी। हर दिन जब से जिंदगी में अपने होश संभाला ना, जब से बड़ा हुआ ना, हर दिन आपको कोसा है। न जाने कितनी उल्टी सीधी बातें की है, और आज मुझे पता चल रहा है कि मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ। ये शरीर, ये आत्मा और मेरी पढ़ाई लिखाई, सब कुछ आपका दिया हुआ है माँ। और मैं जिंदगी भर आपसे ही नफरत करता रहा। बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया हो, पर प्लीज कभी तुम उनसे नफरत मत करना। मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी और नहीं चाहती थी कि तुम उनसे नफरत करो। इसीलिए मैं कभी नहीं चाहती थी कि उनकी सच्चाई तुम्हारे सामने आए। पर आज यह बात पूरे औरत समाज की थी। मैं ये भी नहीं चाहती थी कि तुम औरतों से नफरत करो। बेटा, तुम्हें सच बताना बहुत जरूरी हो गया था, इसीलिए मुझे तुम्हें सच बताना पड़ा। माँ, अब आप मुझे मिल गई हो ना, अब सब जिंदगी में अच्छा हो जाएगा। जो कुछ भी मैंने खोया है ना, भगवान शायद मुझे सब लौटा रहे हैं। अब आप मुझे मिल गई हो, आरोही मुझे मिल गई है। अब मैं अपनी जिंदगी अच्छे से और खुशी से अपने परिवार के साथ जीऊंगा। आरोही? बेटा, मुझे लगता है आरोही दुखी होकर यहाँ से चली गई है। वो अपनी सच्चाई तुझे कभी भी नहीं बताना चाहती थी। वो जिंदगी भर तेरी नफरत झेलने को तैयार थी, पर तुझे ये दुख नहीं देना चाहती थी वो। बेटा, अभी एक तू ही है जो उसे संभाल सकता है। जा बेटा, उसके पास जा। अभी तक नाराज हो क्या? हाँ, अभी भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? इन 6 सालों में तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? हाँ,
जो अभी भी मुझसे दूर जाने के बारे में सोच रही हो। मानता हूँ तुम पर भरोसा नहीं करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर इतनी बड़ी सजा तो ना दो मुझे। मुझसे गलती हुई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे बचपन के प्यार के बारे में थोड़ा तो सोचो तुम। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम चली जाओ यहाँ से। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं अब तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं अपवित्र हूँ, समझे तुम। चले जाओ यहाँ से। जो हमारा बचपन के प्यार था ना, वो उसी गांव चंद्रपुर में ही खत्म हो गया। यहाँ कुछ नहीं बचा है तुम्हारे लिए। तुम अपनी माँ के साथ रह सकते हो, पर मेरे साथ नहीं। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, समझे। ये कैसी बातें की तुमने? हाँ, तुमने सोचा भी कैसे? तुम अपवित्र हो। अगर तुम अपवित्र हो ना, तो दुनिया में कोई भी पवित्र नहीं है, समझी। गंगा मैया में 1000 लोग अपने पाप धोते हैं, पर गंगा मैया कभी अपवित्र नहीं होती, समझी। तुम तो खुद इतनी पवित्र हो कि तुम्हें छूने वाला हर इंसान खुद पवित्र हो जाए, और तुम खुद को अपवित्र कह रही हो। हाँ, उस इंसान ने तुम्हें गलत इरादे से छुआ, गलती उसकी है, तुम्हारी नहीं इसमें, समझी। तुम कैसे अपवित्र हो सकती हो? तुम जैसे कल थी मेरे लिए, वैसे ही आज भी हो, समझी। तुम्हें मुझे कोई बदलाव नजर नहीं आता, और ना ही तो तुम्हें कुछ बदला ही है, समझी तुम। और अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो। उसने जो भी किया ना, तुम्हारी सौतेली माँ ने, उसकी सजा उसने भुगत ली, और लल्लन ने जो किया है ना, उसकी सजा मैं उसे दिलाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। पर खबरदार, आइंदा से अगर ऐसी बात की तुमने तो तुम मेरे लिए जैसी कल थी वैसे ही आज भी हो, समझी। मेरे लिए कुछ भी नहीं बदला है। जिंदगी में मुश्किल से मेरा परिवार मुझे हासिल हुआ है, मेरी माँ मुझे मिली है। जिंदगी भर जिस गलत फहमी में जीता आया, सब कुछ आज सही हो गया है। तो प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ आरोही, प्लीज़ मेरे प्यार को एक मौका तो दो। गलती हो गई, मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, हमेशा तुम्हें गलत समझा। मुझे सोचना चाहिए था। तुम्हें बचपन से जानता था, न जाने कैसे कैसे मैंने रोहिणी की झूठी बातों पर यकीन कर लिया। आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूँगा। पूरी जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। प्लीज़ प्लीज़ आरोही, प्लीज़ एक बार मान जाओ। मेरे लिए तुम बिल्कुल नहीं बदली हो, जैसे कल थी वैसी आज भी हो, समझी। प्लीज़ आरोही। पर दुनिया, समाज, लोग किन्हें क्या जवाब दोगे तुम? कैसे कैसे कर पाओगे सामना इस दुनिया समाज का? हाँ, दुनिया समाज की मैं परवाह नहीं करता। पहली बात, चाहे जो कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम मुजरिम नहीं हो। तुम तो वो इंसान हो जिसके साथ अपराध हुआ है। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी सौतेली में और उस लल्लन की गलती है। उन लोगों का किया हुआ अपराध है। तुमने क्या किया है? तुम निर्दोष हो और हमेशा रहोगी, समझी। तुम बस मेरा हाथ थाम लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से रहेंगे। प्लीज आरोही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बचपन से करता आया हूँ, और वो प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ समय के लिए उस प्यार को मैंने नफरत में बदल दिया था, पर यकीन मानो, हमेशा तुम्हारे ही बारे में सोचा है और तुम्हें ही चाहा है। प्लीज आरोही, अगर तुम मेरी जिंदगी से चली गई ना, तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा, किसी से भी नहीं करूंगा। आरोही, अगर आज तुम्हारी सौतेली माँ जिंदा होती ना, तो मैं उसे भी जेल की चक्की पिसवाता। मैं तुमसे वादा करता हूँ, उस लल्लन ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया था ना, इसकी सजा उसे भुगतनी होगी। मैं कल ही पुलिस स्टेशन में चलकर रिपोर्ट करूंगा, और तुम हिम्मत करके मेरा साथ देना। हम दोनों मिलकर उसे सजा दिलाएंगे। और कल के कल ही मैं कोर्ट में अपनी शादी के लिए रजिस्ट्री भी कराऊंगा। मैं कल ही तुमसे कोर्ट मैरिज कर रहा हूँ। अब मैं अपनी माँ को छोड़कर और तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम लोग मेरा परिवार हो, तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। तुम बस मुझसे वादा करो कि तुम कहीं भी कमजोर नहीं पड़ोगी। चाहे जितना भी लंबा कोर्ट केस क्यों ना चलेगा, तुम हमेशा मेरा साथ दोगी, मेरे साथ खड़ी रहोगी, ठीक है? हिम्मत करोगी। तुम कोई दोषी नहीं हो, तुम अपराधी नहीं हो। तुम्हारे साथ अपराध हुआ है और तुम्हें उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, जिससे एक लल्लन जैसा कोई भी इंसान कभी भी जिंदगी में कुछ ऐसा करने की कोशिश ना करे, समझी तुम मेरा साथ दोगी ना? वादा करो मुझसे। जैसे हिम्मत के साथ तुमने इन 6 सालों में अपनी जिंदगी बनाई है, और अपने साथ साथ इतनी सारी औरतों की भी, इतने सारे और लोगों की भी, ऐसे ही हिम्मत करके तुम्हें आगे भी अपनी लड़ाई लड़नी होगी। वादा करो मुझसे। अगर तुम इतना सब कुछ इन 6 सालों में कर सकती हो, तो आगे क्यों नहीं कर सकती? इतनी झिझक क्यों? वादा करो मुझसे, वादा करो आरोही। मैंने तो ये सब विचार ही छोड़ दिया था कि न लल्लन को न ही मेरी सौतेली माँ को कभी कोई सजा मिलेगी। पर तुम सही कह रहे हो, इन्हें सबक मिलना जरूरी था। वो तो अब जिंदा नहीं रही, पर जो जिंदा है उसे सबक दिलाना जरूरी है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं डट कर खड़ी रहूंगी।
मैं इस बार अपने लिए लड़ूंगी और जीत जरूर हासिल करूंगी। 2 साल बाद। आरोही, आरोही, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तुम्हें लग रहा होगा कि लल्लन ने जितना जो कुछ भी किया उसके लिए इतनी छोटी सजा काफ़ी नहीं थी, उसे उम्र कैद होनी चाहिए थी। पर तुम चिंता मत करो, मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह जाऊंगा। उसे जहाँ तक मैं ले जा पाऊंगा ना, वहाँ तक ले जाऊंगा और बड़ी सजा दिलाऊंगा मैं उसे। सिर्फ 7 सालों में वो छूट नहीं सकता। नहीं, मैं वो नहीं सोच रही, बात कुछ और है। ये वही जगह है जहाँ पर अपनी इज्जत खोने के बाद मैं आत्महत्या करने आई थी। यहीं पर तुम्हारी माँ ने मेरी जान बचाई थी। यहीं पर मैंने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी। और आज ज़िंदगी में सब कुछ करने के बाद अब यहाँ आकर मन को शांति मिल रही है। जानती हूँ कि लल्लन को जो सज़ा हुई वो बहुत ही कम है। एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने की सज़ा सिर्फ 7 साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माना नहीं हो सकती, और भी होनी चाहिए थी, जिससे लोगों को सबक मिले। पर फिर भी मैं खुश हूँ। लल्लन 7 साल तो जेल में रहेगा, ये सबक ही उसके लिए बहुत है। और हमारे देश का कानून ऐसा होना चाहिए कि बलात्कारियों को, किसी लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद करने वालों को इससे भी कठिन सज़ा मिले, जिससे और लोग सबक ले उससे। पर फिर भी जो भी हमारे कानून ने उसे सज़ा दी है, मैं उसका सम्मान करती हूँ। 7 साल भी अगर वो जेल में रहेगा ना, तो उतना ही इन गांव वालों के लिए और उसे जानने वालों के लिए उतना ही काफ़ी है। उन्हें पता तो चलेगा कि किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद कोई आज़ाद नहीं घूम सकता। 7 साल ही सही, कम से कम से जेल तो जाना ही पड़ेगा। मानता हूँ हमारी इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी लल्लन को जो सजा हुई ना वो कम है। पर फिर भी मैं खुश हूँ कि चलो हमने कुछ तो किया, हमने लल्लन को दोषी तो साबित किया। अब तुम अपने दिल से सारे बोझ हल्के कर दो, सब कुछ भुला दो और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। अपने दिल से सारे दुख, सारे दर्द, सारे गम, नफरत सब कुछ मिटा दो और मेरे साथ जिंदगी की नई शुरुआत करो। भले ही हमने जिंदगी में ज्यादा कुछ हासिल ना किया हो, पर जो भी हासिल किया है ना वही बहुत है। तुम सही कह रहे हो। हमेशा से तुम्हारे साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिताना चाहती थी, और अब जाकर ज़िंदगी ने जब वो मौका दिया है, तो मैं किसी नफरत या अफसोस के चलते अपनी ज़िंदगी की खुशियों को खोना नहीं चाहती। तुम्हारे साथ और माँ जी के साथ एक अच्छी दुनिया, एक अच्छी ज़िंदगी बसाना चाहती हूँ। जो भी है उतना ही बहुत है। मैं भी वादा करता हूँ मैं तुम्हें जिंदगी में कभी तुम्हारे दुख और गम वापस से तुम्हें याद नहीं आने दूंगा। हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे, एक नया परिवार होगा हमारा, हमारी माँ होंगी, हमारे बच्चे होंगे। सब कुछ जिंदगी में नॉर्मल होगा, अच्छा होगा। तुम ये सब कुछ भूल जाओ। हाँ, तुम्हारे जैसा अगर कोई प्यार करने वाला मिल जाए ना, तो इंसान ज़िंदगी में सारे बुरे गम, बुरे सपने सब कुछ भूल सकता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि ज़िंदगी में हर लड़की को तुम जैसा ही जीवन साथी मिले। ओहो, ये तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ हो गई। तुम हो ही तारीफ के काबिल। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। अब तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।